कभी सोचा है ये सूरज, ये ग्रह, ये चांद आखिर आए कहाँ से? कौन सी ताकत ने उस शून्य से सब कुछ रच दिया जहाँ पहले कुछ भी नहीं था? सदियों से इंसान इन्हीं रहस्यों के पीछे भाग रहा है। कभी कांट ने जवाब खोजने की कोशिश की, कभी लाप्लास ने और कभी जीन्स ने। हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन सच आज भी अधूरा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये उस अराजकता की कहानी है जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया। ब्रह्मांड को जन्म हुए करीब 9 अरब साल बीत चुके थे। गैलेक्सियां बन चुकी थी, तारे जन्म ले रहे थे और कहीं ना कहीं उसी सन्नाटे के बीच एक नई कहानी आकार ले रही थी, हमारे सौर मंडल की। कहा जाता है अंतरिक्ष में उस समय गैस और धूल का एक विशाल बादल भटक रहा था। वो बादल शांत नहीं था, उसमें हलचल थी, ऊर्जा थी और एक विस्फोटक संभावना थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ, इतना बड़ा और रहस्यमय कि उसने पूरे अंतरिक्ष की दिशा बदल दी। गैस सिमटने लगी, धूल आपस में टकराने लगे और उस अराजकता में जन्म हुआ सूरज का। धीरे धीरे उसी सूरज के चारों ओर बनने लगे 9 संसार, हर ग्रह अपनी अलग पहचान के साथ, हर कक्षा अपनी अलग गति के साथ। कई आग थी, कई बर्फ, कई तूफान तो कई सन्नाटा। पर असली सवाल आज भी वही है, ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन सी शक्ति थी जिसने इस पूरे संतुलन को जन्म दिया? क्या ये केवल प्रकृति का खेल था या किसी अदृश्य नियम की योजना? आइए जानते हैं सौर मंडल के निर्माण की इन्हीं रहस्यों को आज की इस वीडियो में। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वो सिर्फ सितारों का समंदर नहीं, बल्कि एक अनंत विस्तार है जहां अरबों नहीं बल्कि 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सियां फैली हुई है। हर गैलेक्सी अपने भीतर अरबों तारे समेटे हुए है, कुछ जलते हुए सूरज की तरह तो कुछ खत्म हो चुके अंधे गोले बन चुके हैं। और इन्हीं गैलेक्सियों में से एक है हमारी मिल्की वे, एक स्पाइरल आकाशगंगा जिसके एक कोने में स्थित एक एरिया जिसे वैज्ञानिक ओरियन आर्म कहते हैं। यही कहीं लगभग 4.5 बिलियन साल पहले शुरू हुई वो प्रोसेस जिसने हमारे सौर मंडल की नींव रखी। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि उस वक्त कुछ था भी क्या। वो कोई चमकता आसमान नहीं, वहाँ सिर्फ गैस और धूल का समंदर था। इन्हीं गैस और धूल के समूह को वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं। एक ऐसा लार्जेस्ट क्लाउड जो हजारों अरबों किलोमीटर तक फैला होता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ हेवी एलिमेंट मौजूद रहते हैं। यही निहारिकाएं समय के साथ सिकुड़ती है, घूमती है और कभी कभी तारे या पूरे सौर मंडल तक को जन्म दे देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये भारी एलिमेंट आखिर आए कहाँ से? तो जवाब है सुपरनोवा। जब कोई बड़ा स्टार अपने जीवन के अंत में पहुंच जाता है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो अंदर से ध्वस्त होकर एक विस्फोट करता है और यही विस्फोट कहलाता है सुपरनोवा। और इस एक ब्लास्ट में से इतनी ऊर्जा निकलती है कि पुराने तारों की राख, लोहा, सिलिकॉन, कार्बन जैसे भारी एलिमेंट पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। और कभी कभी यही शॉकवेव किसी दूसरे नेबुला को झकझोर देती है और यही से जन्म लेता है एक नया तारा, एक नई कहानी। और शायद ऐसा ही लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ था। ओरियन आर्म में एक लार्जेस्ट स्टार अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वो सूरज से कई गुना बड़ा था, उसका ईंधन खत्म हो चुका था और अब उसके भीतर चल रही न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल हो रही थी। फिर एक पल ऐसा आया जब उसका संतुलन टूट गया, उसकी आउटर लेयर इनवर्ट कोलैप्स हो गई और फिर एक महाविस्फोट हुआ, टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन। वो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही सेकंड में उस तारे के अंदर की सारी ऊर्जा 10⁻30 टन TNT के बराबर बाहर निकली। उसका तापमान था लगभग 100 अरब डिग्री और शॉकवेव प्रकाश की गति के एक हिस्से जितनी रफ्तार से ब्रह्मांड के उस हिस्से में दौड़ पड़ी। उस तारे के टुकड़े कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। वो राख थी एक मरे हुए तारे की, पर उसी राख से बनने वाला था एक नया जीवन, एक नई रोशनी, जिसे आज हम सूरज कहते हैं। वो शॉकवेव आगे बढ़ी, उसे रास्ते में मिला एक ठंडा, शांत और बहुत बड़ा गैस का बादल, मॉलिक्यूलर नेबुला। उसका डायमीटर था लगभग 65 अरब किलोमीटर और मास था हमारे सूरज से सैकड़ों गुना ज्यादा। वो नेबुला मुख्य रूप से 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और बाकी 2% हेवी एलिमेंट से बनी हुई थी। वही एलिमेंट जो उस सुपरनोवा की राख थे। जैसे ही वो शॉकवेव इस नेबुला से टकराई, गैस और धूल का वो बादल अंदर की ओर सिमटने लगा। ग्रेविटी, वो इनविजिबल पावर जो पूरे ब्रह्मांड का खेल नियंत्रित करती है, अपना खेल दिखाने लगी। हर पार्टिकल्स, हर एटम अपने आसपास के हेवी पार्टिकल्स की ओर बढ़ने लगा। वो गिरना, वो खिंचाव एक नृत्य की तरह था, जहाँ हर मॉलिक्यूल अपनी जगह बदल रहा था और अपना भाग्य खोज रहा था। धीरे धीरे जैसे कोई स्पिनिंग डांसर अपने हाथ समेटते ही तेज घूमने लगता है, वैसे ही ये क्लाउड भी सिकुड़ते सिकुड़ते तेज घूमने लगा। ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
ब्रह्मांड का वो नियम जिसने हर गैलेक्सी, हर तारा और हर ग्रह को घूमने का कारण दिया। वो बादल अब गोल नहीं बल्कि चपटा हो चुका था, एक बड़ा रोटेटिंग डिस्क जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, और इसके बीचों बीच एक घना जलता हुआ और उबलते हुए हाइड्रोजन का गोला बनने लगा। वो था प्रोटोसन, हमारे सन का एम्ब्रियो। अंदर का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, हर गैस का एटम अपने पड़ोसी से टकरा रहा था। हीट एनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही थी, टेम्परेचर लाखों से बढ़कर मिलियन केल्विन तक पहुंच गया। और फिर हुआ वो कॉस्मिक मूवमेंट जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हाइड्रोजन एटम अपनी सीमाएं तोड़ते हुए एक दूसरे में मर्ज होने लगे। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो चुका था, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाने लगे और हर रिएक्शन में एनर्जी का विस्फोट हुआ। वो एनर्जी बाहर निकली तेज रोशनी, रेडिएशन और गर्म प्लाज्मा के रूप में। यही वो पल था जब सूरज ने पहली बार सांस ली थी। कोई आवाज नहीं, कोई गर्जना नहीं, बस शून्य के बीच एक स्थायी प्रकाश जल उठा था। ब्रह्मांड के उस अंधेरे कोने में एक और तारा चमक रहा था, हमारा सूरज। शुरुआती कुछ मिलियन सालों तक वो सूरज कभी स्टेबल नहीं था। वो एक गुस्सेल बच्चे की तरह था। उसके अंदर फ्यूजन अनकंट्रोल चल रही थी, उसके मैग्नेटिक फील्ड वायलेंट थे, उसके चारों ओर प्लाज्मा की आंधियां उठती थी। वो समय था टी टवरी फेस का, जब सूरज अपने आसपास के अंतरिक्ष को साफ कर रहा था। उसके सोलर विंड ने अपने आसपास की अतिरिक्त गैस और धूल को उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे वो डिस्क पतली होती चली गई। अब सूरज पर तापमान 5800 केल्विन और कोर में लगभग 15 मिलियन तक था। हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदल रहा था, यानी हर सेकंड का आउटपुट इतनी ऊर्जा जितनी पृथ्वी 7 लाख सालों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो अब इन्फेंट स्टार नहीं बल्कि वो बन चुका था कॉस्मिक रूलर, जिसकी ग्रेविटी ने आसपास की धूल और गैस को बांध कर रखा। वो सेंटर था, वो हृदय था जिसकी धड़कन पर पूरा सौर मंडल अपनी लय तय करने वाला था। अब सूरज बन चुका था, उसकी नई नई ऊर्जा में वो जल रहा था। उसके आसपास की निहारिकाएं अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उसके चारों ओर अभी भी गैस और धूल के अरबों खरबों पार्टिकल्स बचे हुए थे, जो लगातार सूरज के चारों ओर घूम रहे थे। ये वही पार्टिकल थे जो कभी किसी पुराने तारे के विस्फोट से निकले थे, और अब इनसे बनने जा रही थी एक नई दुनिया। करीब 1 करोड़ साल बीतने के बाद ये घूमती हुई गैस और धूल एक सपाट चौड़ी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बन चुकी थी, जैसे कोई चक्री धीरे धीरे फैल रही हो और बीच में एक आग जैसा तेज सूरज, और उसके चारों ओर फैलता हुआ धुंधला चमकदार गोला जो लाखों करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस डिस्क में मौजूद थे छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स, सिलिकेट, आयरन, आइस और कार्बन जैसे एलिमेंट के मिक्सचर थे। ये सभी आपस में टकराने लगे। शुरुआत बहुत धीमी थी, लेकिन हर टक्कर के साथ कुछ पार्टिकल आपस में चिपकने लगे। कुछ टक्करें इतनी हल्की होती थी कि बस धूल से धूल जुड़ जाती थी, लेकिन कुछ में इतनी एनर्जी होती थी कि ये टकराने वाले टुकड़े आपस में मिलकर छोटे पेबल्स बन जाते थे। और यही था ग्रह निर्माण की शुरुआत, अक्रीशन प्रोसेस। धीरे धीरे ये पेबल्स आपस में मिलकर बड़े बड़े पथरीले गोले बने, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये लगभग कुछ किलोमीटर के आकार के होते थे, और हर एक के पास अब इतना गुरुत्वाकर्षण था कि ये और पार्टिकल को अपनी तरफ खींच सकते थे। समय बीतने के साथ साथ ये प्लैनेटेसिमल आपस में टकराते गए, टूटते गए, फिर जुड़ते गए। ये चक्र करोड़ों सालों तक चलता रहा, और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता गया, गुरुत्वाकर्षण और भी मजबूत होता चला गया। ग्रेविटी अब इस पूरी प्रोसेस का राजा बन चुका था। जो भी थोड़ा भारी होता वो अपने आसपास की धूल और गैस को आपस में खींच लेता। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक बात खास हुई, टेम्परेचर का फर्क। सूरज के पास का इलाका बहुत गर्म था, इतना कि वहाँ मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भाप बनकर उड़ जाती थी। वहाँ सिर्फ वो एलिमेंट टिक पाए जो भारी थे, आयरन, निकेल और रॉकी मिनरल्स। इसीलिए इस हिस्से में बने रॉकी प्लैनेट मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस और मार्स ये सॉलिड प्लैनेट है जिनकी सतह पत्थर और मेटल से बनी हुई है। दूसरी ओर सूरज से दूर का इलाका बहुत ठंडा था। वहाँ तापमान इतना गिर गया कि गैसें और बर्फें जम गई। अब हाइड्रोजन, हेलियम और मीथेन जैसे हल्के एलिमेंट भी ठोस रूप में जमा होने लगे। वहाँ जो ग्रह बने वो आकार में बहुत बड़े थे, क्योंकि ठंड के कारण वहाँ बहुत सारी गैसें एक साथ इकट्ठा हो गई। और ऐसे ही बने हमारे गैस जायंट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। धीरे धीरे ये चायोस शांत हुआ। सूरज जब स्थिर जलने लगा और उसकी गर्मी ने आसपास की बची हुई गैसों को उड़ा दिया। अब सौर मंडल के बीचों बीच था एक प्रज्वलित सूरज, और उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक फैला अदृश्य गुरुत्वाकर्षण का जाल। और यही से शुरू हुई उस संतुलन की कहानी जिसने इस पूरे सिस्टम को स्टेबल बना दिया और हर ग्रह को उसकी अपनी ऑर्बिट दे दी। दरअसल जब सूरज बना था तब उसके चारों ओर घूमते नेबुलास पहले से ही एंगुलर मोमेंटम लिए हुए थे। जब ये गैस और धूल सूरज के चारों ओर घूम रहे थे, तब ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनने लगा।
सूरज अब सब कुछ अपने अंदर खींचना चाहता था, लेकिन ये घूमते हुए पार्टिकल्स अपने गति की वजह से सीधे सूरज में गिर नहीं पाए। वो खींचते भी रहे और घूमते भी रहे और धीरे धीरे उनकी कक्षा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में बदल गई। और यही था ऑर्बिट का जन्म। हर ग्रह के लिए ये बैलेंस अलग था। जो जितना ज्यादा दूर था उसका खिंचाव सूरज की तरफ उतना ही कम और उसकी गति उतनी ही धीमी। इसीलिए मरक्यूरी सूरज के चारों ओर 88 दिनों में घूम जाता है, जबकि नेपच्यून को एक चक्कर लगाने में 165 साल लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत गणित था। तो सवाल फिर ये है कि इतने सारे ग्रह थे तो फिर ये आपस में टकराए क्यों नहीं? इसका जवाब है रेजोनेंस और ग्रेविटेशनल बैलेंस। सूरज का ग्रेविटेशन सब पर समान रूप से असर डालता है, लेकिन हर ग्रह की अपनी स्पीड और उसकी दूरी के हिसाब से अपना ऑर्बिटल पाथ तय होता है। अगर दो ग्रह बहुत करीब आते तो उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को डिस्टर्ब करता, जिससे या तो वो टकरा जाते या फिर किसी एक को बाहर फेंक देते। यही कारण है कि अरबों सालों में सिर्फ वही ग्रह टिके जो इस संतुलन को बनाए रख पाए। जो नहीं रख पाए वो या तो आपस में टकरा कर टूट गए या फिर सौर मंडल से बाहर फेंक दिए गए। इस प्रोसेस ने एक अद्भुत व्यवस्था बनाई। हर ग्रह अपनी कक्षा में बंदी है, लेकिन आज़ादी से घूमता है। सूरज के आकर्षण से खींचता हुआ, लेकिन फिर भी कभी उसके अंदर गिरता नहीं। और इस कॉस्मिक डांस में हर ग्रह ने अपनी जगह पक्की कर ली। मरक्यूरी सबसे तेज, सूरज के करीब जलता हुआ। वेनस शांत लेकिन जहरीले वातावरण में लिपटा हुआ। अर्थ जहाँ परिस्थितियां इतनी संतुलित थी कि जीवन पनप सका। मार्स आधा मरा आधा जिंदा और अब भी हमारी जिज्ञासा का केंद्र। और बाहर की दुनिया में गैस जायंट जो इस सोलर सिस्टम को ग्रेविटेशनल शील्ड की तरह बचाए रखते हैं। ये पूरा सिस्टम एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। अगर सूरज थोड़ा ज्यादा भारी होता या पृथ्वी थोड़ी धीमी घूमती तो ये जीवन शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। लेकिन ये ब्रह्मांड इतना सटीक है कि हर ग्रह की चाल, हर कक्षा की दूरी, हर घूर्णन का कोण सब गणितीय सच्चाइयों में बंधा है। यही कारण है कि अरबों साल बाद भी ये सौर मंडल उसी लय में घूम रहा है। ना कोई ग्रह अपने रास्ते से भटका, ना सूरज का कभी नियंत्रण टूटा। बस एक निरंतर संगीत, गुरुत्वाकर्षण और गति का जो अनंत तक चलता रहेगा। और यूं ही अरबों साल पहले शुरू हुई वो अराजक कहानी धीरे धीरे एक व्यवस्था में बदल गई। सूरज अब जल रहा है, ग्रह अपनी स्थिर कक्षाओं में घूम रहे हैं और पूरा सौरमंडल मानो किसी अदृश्य लय पर थिरक रहा है। अराजकता अब एक सामंजस्य बन चुकी थी, लेकिन उसी समझ के बीच एक ग्रह था जो बाकियों से अलग था। एक ऐसा ग्रह जहाँ लावा ठंडा होने लगा, पानी की पहली बूंद गिरी और हवा की पहली परत बनी। वो ग्रह जो कभी बस आग का उबलता हुआ गोला था, पर जिसमें जीवन की संभावना छिपी थी। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे उस जलते हुए पत्थर ने अपने भीतर सांस लेने वाली दुनिया को जन्म दिया? कैसे राख से मिट्टी बनी और मिट्टी से जीवन? कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। पृथ्वी की कहानी जहाँ ज्वाला से जन्म लिया जीवन ने। फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।